हेलो विद्यार्थियों। इससे पहले वीडियो में हम प्रकाश के अपवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। उसके उपरांत हम किसी गोलीय अपवर्तक सतह से अपवर्तन और लेंस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम कुछ पदार्थ के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के मान को ज्ञात करेंगे और इनको हमें ध्यान में रखना है क्योंकि इनका प्रयोग हम आंकिक प्रश्नों में करते हैं। जैसे कि जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है वायु के सापेक्ष। ये सभी अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण वायु के सापेक्ष दिए गए हैं और क्रांतिक कोण 48.75 डिग्री होता है। क्राउन कांच के लिए 1.52 अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण होता है 41.14 डिग्री। फ्लिंट कांच के लिए अपवर्तनांक 1.62 और क्रांतिक कोण 37.31 डिग्री होता है। हीरे के लिए अपवर्तनांक 2.42 और क्रांतिक कोण 24.41 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके उपरांत हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ प्रभाव और उपयोग इनका अध्ययन करेंगे। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण मरीचिका। क्या होता है मरीचिका? रेगिस्तानी क्षेत्रों में गर्मियों के दिनों में या उष्ण दिनों में किसी दूर स्थान पर जलाशय होने का आभास होना, ये मरीचिका कहलाता है। ठीक है, ये किस कारण से होता है? ये इस कारण से होता है कि उष्ण दिनों में पृथ्वी के तल का ताप अधिक होता है। मान के चलिए ये पृथ्वी तल है और इसके संपर्क में स्थित वायु की परतों का ताप भी अधिक होता है, यानी कि वे गर्म होती हैं और गर्म वायु विरल होती है। गर्म वायु जैसे जैसे ऊपर जाती है उसका तापमान कम होता जाता है, यानी कि वही परतें, ऊपर वाली परतें वायु की अपेक्षाकृत सघन होती है। जब किसी बड़ी संरचना, जैसे कि कोई पहाड़ की चोटी ले सकते हैं, कोई बड़े वृक्ष ले सकते हैं, कोई बड़ी संरचना यानी कि इमारत ले सकते हैं, इनसे चलने वाली प्रकाश किरण किसी प्रेक्षक तक पहुंचती है तो यह सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर गमन करती हुई प्रेक्षक तक पहुंचती है। ठीक है, अब क्या होता है कि प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर आ रही है तो लगातार उसका अपवर्तन होगा और वो अपने अभिलंब से दूर होती जाएगी। इस कारण आपतन कोण का मान निरंतर बढ़ता जाएगा और एक अवस्था ऐसी प्राप्त हो सकती है या प्राप्त होती है कि जहाँ पे आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है। तब प्रकाश किरण अपवर्तित होने के स्थान पर पूर्ण आंतरिक परावर्तित हो जाती है और जब यह पूर्ण आंतरिक परावर्तित प्रकाश किरण किसी प्रेक्षक के नेत्रों पर पहुंचती है तो प्रेक्षक को यह उस बड़ी संरचना के तल के निकट कहीं नीचे से आती हुई प्रतीत होती है। जैसे आप देख सकते हैं, मान लीजिए ये वृक्ष है तो यहाँ पर उसको आभास होगा कि वृक्ष की जो परछाई है वो इसके नीचे उपस्थित है या दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस कारण उस प्रेक्षक को जलाशय होने का आभास होता है कि इस बड़ी संरचना के निकट कोई जलाशय है जिस कारण उसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। ठीक है, लेकिन ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। इस घटना को हम मरीचिका कहते हैं। ठीक इसके विपरीत घटना आपका ध्रुवों पर होती है या कह लीजिए टुंड्रा प्रदेशों में होती है। वहाँ पर मकान, जहाज यानी कि दूर स्थानों पर स्थित संरचनाएं प्रेक्षक को वायु में ऊपर उठी दिखाई देती हैं क्योंकि पृथ्वी तल के निकट की जो वायु की परतें होती हैं उनका तापमान काफ़ी कम होता है, यानी कि वे सघन होती हैं, जबकि अपेक्षाकृत ऊपर की वायु विरल होती है। तो अगर कोई संरचना पृथ्वी तल पर स्थित है तो उससे चलने वाली प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम में होती हुई प्रेक्षक तक पहुंचती हैं और प्रेक्षक को वे प्रकाश किरणें कहीं
ऊपर से आती हुई प्रतीत होती है। तो इस कारण प्रेक्षक को शीत प्रदेशों में या कह लीजिए ध्रुवों पर पानी के जहाज, अन्य संरचनाएं ऊपर उठी हुई दिखाई देती हैं, प्रतीत होती हैं। दूसरा उदाहरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन का हीरे का चमकना है। हम जानते हैं हीरा अपनी चमक के लिए प्रसिद्ध होता है। हम जानते हैं, हम पहले पढ़ चुके हैं कि वायु के सापेक्ष हीरे का जो अपवर्तनांक है वो 2.42 होता है, जो बहुत अधिक है, और क्रांतिक कोण 24.41 होता है। अब हीरे को इस तरह से तराशा जाता है कि उसके सभी फलकों के लिए जो आपतन कोण का मान है वो इस क्रांतिक कोण से अधिक रहे। ठीक है। इस प्रकार प्रकाश किरण किसी भी पृष्ठ से अगर प्रवेश करती है हीरे के अंदर, तो उसका अन्य सभी फलकों से अनेकों बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यानी कि कोई भी प्रकाश किरण हीरे के अंदर अनेकों बार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होने के पश्चात ही हीरे से बाहर निकल पाती है। इस कारण हमें हीरा चमकता हुआ प्रतीत होता है। ये भी एक पूर्ण आंतरिक परावर्तन की ही घटना है। इसके बाद अन्य उदाहरण लेते हैं हम प्रकाशिक तंतु का। संचार साधनों में श्रव्य और दृश्य संकेतों को लंबी दूरी तक संचरित करने के लिए प्रकाशिक तंतु का उपयोग किया जाता है। संरचना कुछ इस प्रकार होती है जैसे आपको चित्र में दर्शाया हुआ है। ये प्रकाशिक तंतु उच्च गुणवत्ता के क्वार्टज या कांच से बने लंबे तंतु होते हैं। ठीक है। इनकी संरचना इस प्रकार होती है कि एक कोर होती है और इसके ऊपर एक अधिपट्टन होता है। कोर जो माध्यम होता है वो अपेक्षाकृत सघन होता है, जबकि अधिपट्टन विरल माध्यम होता है। तो ये इस प्रकार होता है कि कोई प्रकाश किरण परावर्तित होकर जैसे एक सिरे से इसमें प्रवेश करती है तो उसके लिए आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है, तो वो अपवर्तित न होकर पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है, और इस प्रकार पूर्ण आंतरिक परावर्तित होते हुए वो एक सिरे से दूसरे सिरे तक संचरित होती है, और इस प्रक्रिया में प्रकाश की तीव्रता में कोई विशेष हानि नहीं होती। ये कुछ उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित। इसके अलावा भी अन्य उदाहरण हैं। ठीक है, हमारे कोर्स में आपके यही दिए गए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं गोलीय पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन की। मान लीजिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, और इस सघन माध्यम का जो ये पृष्ठ है जिस पर प्रकाश किरण आपतित हो रही है ये गोलीय है या वक्रीय है। ये आपका उत्तल आकार का भी हो सकता है और अवतल आकार का भी हो सकता है। यहाँ पर हम उत्तल आकार के गोलीय पृष्ठ को लेकर संबंध स्थापित कर रहे हैं। ये संबंध उत्तल या अवतल दोनों प्रकार के गोलीय पृष्ठों के लिए समान रूप से लागू होता है। चलिए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। अपवर्तन का अध्ययन करना है, और अपवर्तन का नियम हम आपको पढ़ा चुके हैं। अपवर्तन का नियम होता है आपका, दूसरे नियम की बात कर रहा हूँ जो स्नेल का नियम भी कहलाता है, कि आपका n21 बराबर किसके होता है, साइन आई बटे साइन आर। उसके आधार पर हम ये अध्ययन करेंगे। n21 किसके बराबर होता है, n2 बटे n1, यानी कि n2 बटे n1 बराबर किसके, साइन आई बटे साइन आर। तो हमें अध्ययन के लिए यहाँ पे आई का मान चाहिए और आर का मान चाहिए, क्योंकि अपवर्तन का हम अध्ययन कर रहे हैं। तो मान के चलते हैं जो विरल माध्यम है उसका निरपेक्ष अपवर्तनांक, ये विरल माध्यम मान के चलिए n1 है, और ये आपका सघन माध्यम है, इसका अपवर्तनांक n2 है, और ये इसका आपका गोलीय पृष्ठ या वक्रीय पृष्ठ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रकाश किरण ले रहे हैं। पहली प्रकाश किरण ले रहे हैं हम बिंदु O से चल रही है और इस गोलीय पृष्ठ AB के बिंदु D पर आपतित हो रही है। अगर हम इस पर अभिलंब लें तो ये अभिलंब इस गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र या केंद्र से जाएगा, जिसको हम दर्शा रहे हैं C से। अब हम जानते हैं जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। अब मार्ग इसका ये था और अभिलंब आपका ये है, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगी, यानी कि ये इस तरह से अपवर्तित होती है। ठीक है। दूसरी किरण हम ले रहे हैं कि इसके मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा, या एक तरह से आप मान लीजिए कि जैसे हम मुख्य अक्ष लेते हैं ठीक उसी प्रकार। तो ये प्रकाश किरण जहाँ पर जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है प्रतिच्छेदित करती है वहाँ पर हमें इस वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ठीक है। अब हमारे पास
आपके ये कोण प्राप्त होते हैं, इनको हम नाम दे लेते हैं। पहला कोण AOP दर्शा रहे हैं अल्फा से, दूसरा DCP इसको दर्शा रहे हैं बीटा से, और DIP इसको दर्शा रहे हैं हम गामा से। अब हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण होता है, दर्शा रहे हैं I से। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि अभिलंब और अपवर्तित किरण, ये अपवर्तित किरण है, इसके मध्य बनने वाला कोण अपवर्तन कोण होता है, दर्शा रहे हैं R से। ठीक है, हम जानते हैं कि मध्य बिंदु P से वस्तु की दूरी U कहलाती है, वक्रता केंद्र की दूरी R कहलाती है, और प्रतिबिंब की दूरी V कहलाती है। ठीक है, तो ये चित्र हो गया। अब इसकी सहायता से हमें I का मान ज्ञात करना है और R का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि बिंदु D से इस मुख्य अक्ष पर एक लंब डालते हैं DN। यहाँ पे N P के संपाती है, यानी कि अति निकट है, क्योंकि ज्यामितीय गणना करनी है हमें, तो उसके लिए हम ये कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपका DON ये त्रिभुज लेंगे, उसके बाद DCN ये त्रिभुज लेंगे, यहाँ से अल्फा का मान, यहाँ से बीटा का, और उसके बाद हम गामा का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि आपतन कोण I का मान चाहिए, तो I का मान अल्फा बीटा के पदों में प्राप्त करेंगे, और ठीक उसी प्रकार R का मान आपका बीटा और गामा के पदों में प्राप्त करेंगे। जब हमें I और R के मान मिल जाएंगे, उसकी सहायता से हम जो आपके प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र है N21 बराबर किसके होता है, N2/N1 बराबर किसके, sin I/sin R, उसकी सहायता से हम इस गोलीय अपवर्तक सतह के लिए, गोलीय अपवर्तक सतह के अपवर्तन के लिए हम संबंध स्थापित करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ले रहे हैं त्रिभुज DON। ठीक है, ये कोण आपका 90 डिग्री। तो यहाँ पे अल्फा के लिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात आएगा वो tan अल्फा आएगा, यानी कि लंब बटे आपका आधार, यानी कि DN/ON। इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं DNC, इससे बीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात tan बीटा, तो ये होता है DN/CN। और इसी प्रकार त्रिभुज DNI, इसके लिए, इस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात tan गामा, ये बराबर होता है DN/IN। ठीक है, अब हम जानते हैं जो ये दर्पण है, जो ये गोलीय सतह है, अब गोलीय अपवर्तक सतह, इसका द्वारक अल्प है। ठीक है, अब ये अल्प द्वारक है तो बनने वाले सभी कोण लघु कोण होंगे, और लघु कोणों के लिए tan थीटा बराबर किसके होता है, थीटा के। इसी की तरह tan अल्फा बराबर किसके आएगा, अल्फा के। tan बीटा किसके बराबर आएगा, बीटा के। और tan गामा किसके बराबर आएगा, गामा के। तो अल्फा बराबर किसके हो जाएगा, DN/ON, बीटा बराबर DN/CN, और गामा बराबर DN/IN। अब हमें क्या करना है कि हमें कोण I और कोण R का मान ज्ञात करना है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो कोण I त्रिभुज ODC का बहिष्कोण है, और यहाँ पर जो कोण बीटा है ये त्रिभुज DCI का बहिष्कोण है। हम जानते हैं बहिष्कोण दोनों अंतः कोणों के बराबर होता है सम्मुख भुजा के। तो I किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा के, अगर इस त्रिभुज को लेते हैं। और यहाँ पे बीटा किसके बराबर होगा, कोण R प्लस कोण गामा। तो ये हमें संबंध प्राप्त हो जाएगा, इसी का हम प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो चित्र अभी आपको समझाया था से त्रिभुज DOC में कोण I बाह्य कोण है या बहिष्कोण है, और बहिष्कोण किसी भी त्रिभुज का उसके सम्मुख भुजा के दोनों अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो कोण I बराबर किसके, अल्फा प्लस बीटा, ये किसके बराबर आ जाएगा, DN/ON प्लस DN/CN, समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अभी आपको बताया था DCI में कोण बीटा बाह्य कोण है या बहिष्कोण है, तो बीटा किसके बराबर, कोण R प्लस कोण गामा। अब हमें कोण R का मान चाहिए, अपवर्तन कोण, तो कोण R किसके बराबर, कोण बीटा माइनस कोण गामा, ये बराबर DN/CN माइनस DN/IN। तो ये दो समीकरणों से हमें कोण I
आपतन कोण और कोण r अपवर्तन कोण का मान आ जाता है। अब अपवर्तन के नियम से, अपवर्तन का नियम n2 1 किसके बराबर होता है, n2 बटे n1, ये बराबर साइन i बटे साइन r। अब पक्षांतर करने पर n1 साइन i बराबर किसके हो जाएगा, n2 साइन r। लेकिन हम जानते हैं कि जो गोलीय अपवर्तक सतह ली है उसका द्वारकल्प है, तो बनने वाले सभी कोण कैसे हैं, लघु कोण, और लघु कोणों के लिए साइन थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के। तो साइन i किसके बराबर हो जाएगा, i के। साइन r किसके बराबर हो जाएगा, r के। इस तरह से जो ये समीकरण है ये इस रूप में परिवर्तित हो जाएगी, n1i बराबर n2r। ठीक है। अब इस समीकरण में i और r के मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर हम ये मान रख रहे हैं, तो n1 i का मान क्या है, dn अपॉन on प्लस dn अपॉन cn बराबर n2। अब यहाँ पे r का मान रखिए, dn अपॉन cn माइनस dn अपॉन in। यहाँ से दोनों पक्षों से हम dn कॉमन ले लेंगे, dn से dn कैंसिल हो जाएगा, तो ये समीकरण इस रूप में आ जाएगी, n1 बराबर 1/on प्लस 1/cn, n2 बराबर n2 1/cn माइनस 1/in। अब हम क्या कर रहे हैं कि आपके जो ये cn वाले पद हैं दोनों ओर, इनको एक तरफ ले आते हैं, बाकी पदों को दूसरी तरफ। तो इसको हम इस तरह लिख रहे हैं, n1 बटे on प्लस n1 बटे cn। अब यहाँ पे n2 बटे cn और माइनस n2 बटे in। अब हम क्या करेंगे, n2 बटे in को इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा, और n1 बटे cn को हम इस तरफ ले आएंगे, तो ये आपका माइनस का हो जाएगा। तो ये स्थिति हमें प्राप्त हो जाती है कि n2 बटे cn माइनस n1 बटे cn बराबर किसके होगा, n1 बटे on प्लस n2 बटे in। अब यहाँ से हम 1/cn कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा n2 माइनस n1 1/cn बराबर n1 बटे on प्लस n2 बटे in। तो ये हमें समीकरण प्राप्त हो गई। अब यहाँ पे हमने जो ये n बिंदु लिया था, ये ज्यामितीय निगमन के लिए लिया था। हम जानते हैं कि बिंदु n p के सन्निकट है और सभी दूरियां p से मापी जाएंगी, तो हम क्या करते हैं, n के स्थान पर p ले लेते हैं। तो शुरुआत में हम p रख लेंगे, n2 माइनस n1, यहाँ पे n के स्थान पर p रखेंगे क्योंकि दूरी p से मापी जाएगी, इसलिए p को पहले ले लेते हैं। तो 1/pc बराबर n1 बटे po प्लस n2 बटे pi। ठीक है। अब चिन्ह परिपाटी से चिन्ह सहित लेंगे, pc ये दूरी किसके बराबर है, r वक्रता त्रिज्या, po वस्तु की दूरी है, किसके बराबर है, माइनस u आपतित प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है, और pi किसके बराबर है, v के। ये दोनों दूरियां आपतित प्रकाश किरण की दिशा में, इसलिए धनात्मक ली गई। अब ये मान इस समीकरण में रखने पर तो ये आ जाता है n2 माइनस n1 1/r बराबर n1 बटे माइनस u प्लस n2 बटे v। ठीक है। तो जो धनात्मक पद है उसको पहले ले लेते हैं, तो ये आ जाता है n2 माइनस n1 बटे r बराबर n2 बटे v माइनस n1 बटे u। तो ये होता है गोलीय अपवर्तक सतह के लिए अपवर्तन की समीकरण। और ये दोनों प्रकार के वक्रीय पृष्ठ हो, चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, समान रूप से लागू होती है। ठीक है। इसका प्रयोग हम लेंस सूत्र स्थापित करने में भी करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा लेंस। तो लेंस क्या होते हैं, ठीक है। तो दो अपवर्तक पृष्ठों या कह लीजिए दो वक्रीय अथवा एक वक्रीय एक समतल पृष्ठों के मध्य स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये दोनों पृष्ठ वक्रीय हैं या दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं, दोनों अपवर्तक होने चाहिए। ठीक है। पहला अपवर्तक कौन सा कहलाएगा, जिससे प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करेगी, और दूसरा कौन सा होगा, जिससे निर्गत होगी। ठीक है। क्या एक वक्रीय हो सकता है, एक समतल हो सकते हैं। तो ऐसे पृष्ठों के मध्य स्थित समांगी पारदर्शी माध्यम ही लेंस कहलाता है। ठीक है। लेंसों को हम दो श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले उत्तल लेंस। उत्तल लेंस कौन से होंगे, वे लेंस जो किनारों पर पतले होंगे लेकिन मध्य भाग से मोटे होंगे, और इन लेंसों को अभिसारी भी कहा जाता है। ये ध्यान होगा, आपको पहले भी समझाया जब आपको दर्पण पढ़ा रहे थे। अभिसारी कौन से होते हैं, जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर इकट्ठा करते हैं या अभिसरित करते हैं। मुख्य रूप से हमारे यहाँ जो अध्ययन है वो केवल वक्रीय लेंसों का है, यानी कि दोनों पृष्ठ वक्रीय हों। ठीक है। तो उत्तल लेंस में हम ये उत्तल लेंस अध्ययन करेंगे। अवतल में
जिसके दोनों पृष्ठ अवतल आकार के होंगे उस लेंस का प्रयोग करेंगे। लेकिन ये इस तरह के भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं इस उत्तल लेंस के किनारे पतले हैं और मध्य भाग मोटा है। दो पृष्ठ होंगे और दोनों अपवर्तक होने चाहिए। पहला पृष्ठ कौन सा होगा? जिससे प्रकाश किरण प्रवेश करेगी, और दूसरा कौन सा होगा? जिससे प्रकाश किरण निर्गत होगी। ठीक है। अगर दोनों पृष्ठ आपके वक्रीय हैं, जैसे कि यहाँ पे दर्शाया, और ये उत्तल अवस्था है, तो इसको बोलते हैं हम उभयोत्तल। ये अवस्था हो सकती है एक वक्रीय और एक समतल। तो यहाँ पे ये एक वक्रीय है और ये दूसरा समतल है। ठीक है, इसको बोलते हैं समतलोत्तल। और ये इस तरह से एक उत्तल आकार है और दूसरा अवतल आकार है, तो इसको बोलते हैं अवतलोत्तल। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ अध्ययन जो है वो केवल उत्तल लेंस, और उत्तल कौन सा? जिसके दोनों पृष्ठ वक्रीय हों, इनका है, यानी कि दोनों पृष्ठ गोलीय हों। इस तरह के लेंस का हमारे यहाँ पे अध्ययन है। अभी आपको बताया था इसको अभिसारी भी कहा जाता है। क्यों अभिसारी? की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के पश्चात एक निश्चित बिंदु पर मिलती है। ठीक है, यानी कि ये प्रकाश किरणों को एक निश्चित बिंदु पर इकट्ठा करते हैं या अभिसरित करते हैं, इस कारण इनको अभिसारी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा प्रकार अवतल लेंस। ये ठीक उत्तल के विपरीत इनकी स्थिति कि ये लेंस किनारों पर क्या होंगे? मोटे होंगे और मध्य भाग से पतले होंगे, और इन लेंसों को अपसारी भी कहा जाता है। उसी प्रकार दो पृष्ठ जिससे प्रकाश किरण प्रवेश करेगी और जिससे निर्गत होगी, ये फर्स्ट कहलाएगा और ये सेकंड कहलाएगा। ठीक है, इनको अपसारी कहा जाता है। ये भी तीन प्रकार के हो सकते हैं। ये इस तरह से उभयो अवतल, यानी कि दोनों अवतल आकार हों पृष्ठ, एक समतलोत्तल, एक अवतल है और दूसरा समतल है, और दूसरा अवतल, यानी कि एक पृष्ठ उत्तल है और दूसरा अवतल है, ये अवतल है, ये उत्तल है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो अध्ययन है वो केवल उभयोत्तल का है, यानी कि दोनों पृष्ठ वक्रीय हों। इनको अपसारी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ठीक उसी प्रकार कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण को ये अपवर्तन के पश्चात किसी एक निश्चित बिंदु से ये जाती हुई प्रतीत होती है, यानी कि इसको ये फैलाते हैं, अपसरित करते हैं। इस कारण इनको